नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 6 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के मैथमेटिक्स यानी कि गणित पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 के लिए कुल 23 शिफ्टों में ऑनलाइन मोड में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 16वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप सभी 23 शिफ्ट के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट 2022 के लिए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है 25,347 में कितने सैकड़े होंगे। देखिए यहां पर अंक दिया गया है 25,347 और इसमें कुल सैकड़ों की संख्या पूछी जा रही है। जब भी किसी भी अंक में, किसी भी संख्या में अगर इकाई की कुल संख्या पूछे तो 1 से आप भाग दे दीजिए, दहाई पूछे तो 10 से भाग दे दीजिए, सैकड़ा पूछे तो 100 से, और हजार पूछे तो 1000 से, इसी प्रकार से लाख पूछे तो 1,00,000 से आपको सिंपली भाग देना होता है। यहां पर इसमें कुल सैकड़ों की संख्या पूछी जा रही है, तो सिंपली जो यहां पर संख्या दिया गया है 25,347, इसमें सिंपली आपको 100 से भाग दे देना है। 100 से आप भाग देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, देखिए इसका मान आएगा 253.47। तो इसके बाद से दशमलव के बाद वाली जो संख्या है इसे कोई मतलब नहीं है। दशमलव के पहले जो पूर्ण संख्या है, मतलब कि पूर्णांक में जो संख्या है वही इसमें कुल सैकड़ों की संख्या होगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 253। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 253 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर देखिए कुछ स्टेटमेंट वाले प्रश्न दिए गए हैं। मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं और 24 गुणे 4 से अधिक हूं। तो सबसे पहले तो ये बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या और विषम संख्या है। तो सभी विकल्पों में देखिए ये वाला जो दूसरा विकल्प है ये सम दिया गया है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। पहले इसको मैं काट देता हूं। फिर कहा जा रहा है कि 24 गुणे 4 इसका मान आएगा 96। 96 से ये अधिक है जो संख्या होगा। अब 96 से जो अधिक है वो तो हो सकता है, लेकिन ये देखिए ये 96 से कम था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। आगे स्टेटमेंट पढ़िए, मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। यहां पर देखिए इकाई और दहाई के अंक बराबर नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये एक ही विकल्प बचा इसमें, इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं, और साथ ही साथ 96 से ये अधिक भी है और 2 अंकों की विषम संख्या भी है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा, 99। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर एक संख्या दिया गया है, देखिए 2,76,875 में आए 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसका अगर स्थानीय मान हम लोग निकाले तो क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान आपका हो जाएगा 7, और आगे जितना भी डिजिट है उतना जीरो सिंपली लगा देते हैं, यानी कि 1 2 3 4। और इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा आपका सिंपली 70। इन दोनों का डिफरेंस हमको बताना है। तो देखिए ये जीरो यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 69,930 आपका सही जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 69,930 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए 0.013 और 0.07 का गुणनफल क्या होगा। तो सिंपली देखिए पहले 13 सत्ते 91 हो जाएगा। 91 तो हम पहले लिख लेते हैं, और देखिए यहां पर 2 अंक के पहले दशमलव है और यहां पर 3 अंक के पहले दशमलव, यानी टोटल 5 अंक के पहले दशमलव लगेगा। 2 अंक तो ये हो गया और 3 अंक और, क्योंकि टोटल 5 होना चाहिए, तो तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और 5वां ये हो गया। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दशमलव के आगे 3 जीरो और 91 हमारा सही जवाब है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन 1 ये वाला बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव करिए। यहां पर देखिए बच्चों का पसंदीदा पेय दिया गया है, दूध, कॉफी, चाय और नींबू पानी, और यहां पर कितने बच्चे इसको पसंद करते हैं उनकी संख्या दी गई है। अब इसी के आधार पर आपको विकल्पों का चयन करना है। पहला विकल्प दिया गया है, चिल्ड्रन हु लाइक्ड लेमंड आर 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो नींबू पानी को पसंद करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/5 बोला जा रहा है। तो देखिए सबको जोड़ लेते हैं पहले, ये 30 हो गया, 30 10 40, 40 और ये हो गया आपका 60, 40 60 100 हो जाएगा। तो यानी कि 10 बटे अगर 100 करेंगे तो ये 1/10 आना चाहिए, ना कि 1/5। तो ये तो विकल्प गलत हो गया, ठीक है, पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, चिल्ड्रन हु लाइक कॉफी आर 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कॉफी कौन से हैं, ये वाले बच्चे। तो ये बोला जा रहा है कि 25 जो है वो टोटल बच्चे कितने थे, 100 थे, इनका 1/4 है। तो ये तो बिल्कुल सही है और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, बाकी आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप क्या होगी। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर एक घड़ी है, मान लीजिए ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 हो गया, इसके बीच में ये 1 और ये 2। 2 बजे की बात की गई है, तो जो घंटे वाली सुई होगी वो 2 पर होगी और जो मिनट वाली सुई है वो 12 पर होगी, ठीक है।
इसके बाद से इन दोनों के बीच क्या कोण बनेगा सुइयों के बीच में, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको निकालने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, देखिए 12 और 1 के बीच में टोटल कितने खाने बटे होते हैं मिनट के, आप कहेंगे कि 5। इसी प्रकार से देखिए जो 1 और 2 के बीच में टोटल 5 खाने बटे होते हैं, यानी कि प्रत्येक घंटे के बीच में 5-5 खाने मिनट के बट्टे होते हैं, और टोटल 12 घंटे की बात होती है घड़ी में, तो 12 पचे 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इतना तो आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 घंटा जब हो जाता है तो मिनट वाली सुई जो होती है वो पूरा 1 चक्कर लगा लेती है। ठीक है, 1 घंटे में मिनट वाली सुई पूरा 1 चक्कर लगा लेती है। तो इसी हिसाब से देखा जाए 1 मिनट वाली जो सुई है 1 घंटे में जब पूरा चक्कर लगा रही है, यानी पूरा कोण कितने अंश का हो गया, 360 अंश का, और 1 चक्कर में वो कितने मिनट घूमी, तो 60 मिनट। यानी कि इसमें हम लोग ये निकाल ले रहे हैं कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा, तो 1 मिनट के लिए 6 अंश का कोण बनेगा। ध्यान से समझिएगा, जब वो 60 मिनट में पूरा 1 चक्कर लगा ले रही है और पूरा 1 चक्कर यानी 360 अंश, तो 1 मिनट में कितने अंश घूम जा रही है ये हम लोग ले निकाल लिया, और इसका मान आ जाएगा 6 अंश। अब देखिए 12 से 2 बजे के बीच में कुल कितने मिनट होंगे, आप कहेंगे कि 10 मिनट होंगे, तो 1 मिनट में 6 अंश घूम जा रही है, तो 10 मिनट में कितने अंश घूमेगी, तो सिंपली आप 10 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 60 अंश घूम जाएगी। यानी कि 2 बजे मिनट और घंटे वाली सुई के बीच का जो कोण होगा वो 60 अंश होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 60 अंश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिंसी सजावट की वस्तुओं पर न्यूनतम राशि खर्च करना चाहती है, निम्नलिखित में से वह कौन सा विकल्प है जिससे उसे न्यूनतम राशि खर्च होगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 18 रुपये साढ़े 18 रुपये प्रत्येक वस्तु की दर से उसने 16 दर्जन वस्तुएं खरीदी हैं। अब 16 दर्जन वस्तुएं खरीदी हैं, 1 दर्जन में 12 होता है, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छक 72, यानी कि 2 और 12 और 7 19, 192 वस्तुएं उसने खरीदी हैं, और एक वस्तु का दाम 18 रुपया 50 पैसा है, तो इसका मान आएगा 3552 रुपये। दूसरा देखिए बोला जा रहा है कि 21.5 रुपये प्रत्येक पैकेट की दर से 170 पैकेट। तो जब सिंपली इसका रेट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मतलब कुल खर्च निकालने के लिए 170 में सिंपली मैं 21.5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो इसका मान आएगा, दूसरे का मान आ रहा है 3655 रुपया। ठीक है, इसके बाद से तीसरा दिया गया है 25 रुपये प्रत्येक वस्तु की दर से 12 दर्जन वस्तुएं। अब 1 दर्जन में 12 होता है, तो 12 बरियाँ 144 टोटल वस्तुएं हो गई, और प्रत्येक वस्तु का दाम 25 रुपये है। इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आएगा 3600 रुपये। चौथा विकल्प देखिए 16.5 रुपये प्रत्येक पैकेट की दर से 220 पैकेट, तो 220 में सिंपली आपको 16.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आ रहा है, इसका मान आ जाएगा 3630 रुपया। अब देखिए पूछा गया था कि वो सबसे कम खर्च करना चाहती है, तो सबसे कम कौन सा है, सबसे कम सबसे पहला वाला था 3552 रुपया, यानी 3552 रुपया, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। यानी कि 18.5 रुपये प्रत्येक वस्तु की दर से 16 दर्जन वस्तुएं जब वो खरीदेगी तो इसमें सबसे कम खर्च करना पड़ेगा, यानी न्यूनतम खर्च इसी में होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विभिन्न समूहों में एक पौधे की लंबाई में परिवर्तन सेंटीमीटर में तालिका में दिखाया गया है। ठीक है, सप्ताह 1 में पौधे में वृद्धि इतना थी, सप्ताह 2 में उसकी लंबाई इतना थी, सप्ताह 3 में उसकी लंबाई इतना थी, सप्ताह 4 में लंबाई इतनी थी, और अंतिम सप्ताह यानी 5वें में इतना उसका लंबाई था उस पौधे का। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे की लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन कब हुआ। तो देखिए अगर बात करें इन दोनों के बीच डिफरेंस की, तो इसका डिफरेंस कितना है, 2.2 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखिए इनका डिफरेंस है 1 और ये 3 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये देखिए 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 7 में 2 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखिए 15 में से 6 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 10 में से 8 जाएगा 2 जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक परिवर्तन कब हुआ था, तो सबसे अधिक परिवर्तन इसी में हुआ है, और ये क्या है, ये दूसरे से तीसरे सप्ताह में जब गया था। यानी दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 सप्ताह 2 से सप्ताह 3 तक, ये विकल्प इसका पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक यानी कि पृष्ठ गिन रहे थे, जैसे कि घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्या क्रमशः कितनी है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले बात की गई है घन की। घन में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि वर्ग का जो 3D कॉन्सेप्ट होगा वही घन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले इमेज बनाता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर आउट हो सकें। देखिए ये घन मैं बना रहा हूँ, इसमें क्या होगा कि सभी जो भुजाएं होती हैं घन की वो बराबर होती हैं, तो इस प्रकार से कुछ घन बनेगा। अब देखिए, अब आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे को ध्यान से देखिएगा, उस कमरे के 4 दीवालों को मान लीजिए और एक
छत और एक फर्श, यानी कि टोटल 6 फलक होगी घन में। इसी प्रकार से बात की गई है दूसरा बेलन की। तो बेलन क्या होता है, बेलन कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसमें कितने फलक होंगे, देखिए टोटल इसमें 3 फलक होंगे। अब देखिए घन की फलक की बात की गई थी, तो घन में कितने हो गए, एक छत एक फर्श 2 हो गया और 4 दीवारें, यानी घन में 6। और बेलन में बात करें तो एक छत एक फर्श और ये वाला राउंड वाला पूरा पार्ट, ठीक है, यानी कि 3 बेलन में हो जाएगा। घनाभ की बात करें तो घनाभ भी सेम होता है घन के जैसे, बस इसमें सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो कुछ इस प्रकार से घनाभ बन रहा होगा। देखिए घनाभ कुछ इस प्रकार से बनेगा। और इसमें अगर हम लोग बात करें टोटल फलकों की संख्या, तो ये भी आप रूम ही मान सकते हैं, आयताकार रूम। और आयताकार रूम में जो फलक होंगे वो भी 6 होंगे, क्योंकि 4 दीवारें होंगी ही होंगी, एक छत होगा ही होगा, एक फर्श होगा ही होगा, तो इसमें भी 6 हो जाएगा। और अंत में बोला गया था गोला, तो गोला कैसा होता है, गोला कुछ ऐसा होता है। तो इसमें फलक तो एक ही फलक है ना, मतलब कि एक ही सरफेस है, तो ये 1 हो जाएगा। यानी हमारा क्रम क्या बना, 6 3 6 1। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 6 3 6 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से कम है और 1/3 से अधिक है। तो 1/3 का मान कितना आ जाएगा, 1/3 का मान 0.33 आएगा, यानी इससे अधिक होना चाहिए। और 7/8 इसका मान कितना आ जाएगा, 8 28 64, यानी 8 फिर 6 बचेगा, 8 7 56, ठीक है। तो यानी इससे कम आना चाहिए। अब इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। 9/10 करेंगे तो इसका मान 0.9 आएगा, इससे कम आना चाहिए था, लेकिन इससे अधिक आ गया तो हमारा उत्तर नहीं होगा। 3/11 देखिए 0.2, और ये देखिए ये जो मान है इससे अधिक होना चाहिए था, लेकिन ये कम हो गया तो हमारा उत्तर नहीं होगा। इसका मान निकालें तो ये मान आएगा, देखिए ये 7 बार में जाएगा, लगभग इसको हम लोग 25 मान लें तो 25 7 175, ठीक है। तो ये लगभग 7 बार में जाएगा। इसको जब हम लोग मान निकालेंगे तो नीचे वाले को अगर मैं 3 मान ले रहा हूँ तो 3 8 24, लगभग ये 0.8 और 9 के करीब आएगा। अब देखिए ये 8 9 जो है ये इससे ज़्यादा हो गया, जबकि प्रश्न में क्या बोला जा रहा था कि इससे कम होना चाहिए था। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा, क्योंकि 0.7 जो है ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाई क्रमशः 153 150 151 और 147 सेंटीमीटर है, तो 5वें मित्र की लंबाई क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर जिक्र किया गया था औसत लंबाई की। औसत क्या होता है, तो औसत बराबर होता है कुल लंबाई का योग, यानी सभी मित्रों के कुल लंबाइयों का योग, यानी कुल योग डिवाइडेड बाय कुल मित्रों की संख्या। तो टोटल मित्र 5 है और औसत कितना दिया गया था, 150। इसका इसमें तिर्यक गुणा जब आप करेंगे तो 750 हो जाएगा कुल योग, यानी कि उनकी लंबाइयों का जो कुल योग है, पांचों की लंबाइयों का योग 750 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर 4 मित्रों की लंबाई का योग दिया गया है, अगर इनको जोड़ करके इस टोटल योग में से घटा दें तो हमें 5वें मित्र की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इन सबको जोड़ते हैं। देखिए 3 और 0 3 हो गया, 4 हो गया, और 7 11 का 1 हाथ में 1। उसके बाद से देखिए 6 5 11 5 16 और 4 20 का 0 हाथ में 2। फिर हो जाएगा 3 1 4 1 5 और 1 6, 601 सेंटीमीटर उन 4 मित्रों की आयु का योग हो जाएगा। इसमें से जब आप घटाएंगे तो 5वें मित्र का हमें पता चल जाएगा। 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ 4 बच गया और यहाँ बचेगा आपका 1, यानी 149 सेंटीमीटर चौथे मित्र की हाइट हो जाएगी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर टीम ए ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए। टीम बी ने पहली पारी में 395 रन और दूसरी पारी में 439 रन बनाए। किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से? तो सबसे पहले टीम ए का कुल रनों का योग निकाल लें। तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 8 16 का 6 हाथ में 1, 7 और 5 12 का 2 हाथ में 1, 4 और 4 8, यानी कि टीम ए ने कुल 826 रन बनाए। और टीम बी की अगर बात करें तो इनके रनों का योग करिए, 5 और 9 14 का 4 हाथ में 1, 10 और 3 13 का 3 हाथ में 1, 4 और 4 8, 834 रन बनाए टीम बी ने। यानी कि जो टीम बी है वो 8 रन ज़्यादा बनाई है, तो जाहिर सी बात है टीम बी जीतेगी। और कितने रन से जीतेगी? 8 रन से। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 टीम बी विनर होगी और 8 रन से इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को सुबह के 5:30 बजे प्रस्थान करती है और अगले दिन 21:50 ये रात्रि का समय है, यानी कि 9:50 पर चेन्नई पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना है? तो ध्यान से समझिएगा, सफ़र कब से स्टार्ट हुआ? 28 सितंबर से, और कितने बजे? सुबह के 5:30 बजे। यहाँ तक क्लियर। 29 सितंबर को ये ट्रेन पहुँचती है रात के
9:50 जिसे 24 घंटे के फॉर्मेट में अगर मैं लिखूं तो 21:50 पर पहुंच जाती है चेन्नई। अब देखिए 28 तारीख के सुबह के 5:30 बजे अगर हम लोग समय की गणना करें तो इन दोनों के बीच में 24 घंटे का समय होगा। क्यों? क्योंकि 5:30 बजे 28 तारीख से सुबह के 5:30 बजे 29 तारीख को, माफ कीजिएगा, ये 29 तारीख को यहाँ तक 24 घंटे का समय हो चुका, क्योंकि 28 के सुबह 5:30 बजे से चला था और 29 के सुबह 5:30 बजे तक 24 घंटे का समय बीत चुका। अब देखिए अब 29 तारीख को ही ये डेस्टिनेशन पर भी पहुंच जा रहा है। कितने बजे? 21:50। तो अब इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालने के लिए सिंपली मैं इसमें से इसको घटा देता हूं। क्यों? क्योंकि ये एक ही दिन का समय है, इस वजह से डायरेक्टली हम लोग घटा पाएंगे। तो इसका मान देखिए 20 हो जाएगा और इसका मान 16 हो जाएगा। यानी कि टोटल समय निकालने के लिए ये जो 24 घंटे थे इसमें इसको जोड़ देना होगा। तो 24 घंटे मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, तो ये 20 मिनट पहले का हो जाएगा और ये 6 4 10 के 0 हाथ में 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी टोटल जो समय लगा वो कितना लगा? 40 घंटे और 20 मिनट। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 40 घंटे और 20 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज तो है लेकिन 6 का गुणज नहीं है। तो पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। देखिए ये 5 का भी गुणज है, 7 का भी गुणज है और 6 का भी गुणज है, क्योंकि 6 से जब आप भाग देंगे तो 6 त्रिक 18, 3 बचेगा 6 25, यानी कि ये 6 का भी गुणज था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। दूसरे विकल्प को चुनिए। देखिए ये 5 और 7 दोनों से कट जा रहा है, लेकिन अगर 6 से बात करें तो 6 चौक 24, 4 बचेगा और 40 हो जाएगा, जो कि 6 से नहीं कटेगा। तो ये 6 का गुणज नहीं है, इस वजह से विकल्प नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। अब आगे विकल्पों को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें सही उत्तर विकल्प नंबर 2 में मिल चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखा है? सममिति का मतलब कि अगर उसको क्षैतिज बीचों बीच काट दिया जाए या फिर ऊर्ध्वाधर बीचों बीच काट दिया जाए तो जो दोनों आकृतियां होंगी वो बिल्कुल समान होंगी। जैसे कि पहले विकल्प की बात करें ई, तो देखिए ई को अगर मैं क्षैतिज काट दे रहा हूं तो ये एक तरीके से सममिति होगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर अगर मैं काटता हूं तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, इस वजह से ई हमारा उत्तर नहीं होगा। टी की बात करें तो देखिए टी जो होगा अगर इसको हम लोग क्षैतिज काटे तब तो ये सममिति होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, लेकिन ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो ये सममिति नहीं होगा। इसी प्रकार से वाई की, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। वाई की बात करें तो देखिए वाई ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो ये वाली इसके सममिति है, लेकिन अगर हम लोग क्षैतिज काट दें तो ये वाला पार्ट इसके बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए एच हमारा सही जवाब हो जाएगा। कैसे? देखिए एच को अगर बीच से काट दूं तो ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट के बिल्कुल समान है, और एच को अगर मैं इस तरीके से ऊर्ध्वाधर भी काटता हूं तो ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के बिल्कुल सममिति है, यानी कि एच जो है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममिति रेखा इसमें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए दो कथनों अभिकथन ए और कारण आर की तरह चिन्हित अंकित किया गया है। ठीक है, अब आपको दोनों को पढ़ करके कौन सा विकल्प सही है बताना है। स्टेटमेंट दिया गया है कि गणित पाठ्यचर्या को सुसंगत होना चाहिए, और कारण बताया गया कि विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे गणितीय विचार मत दूसरे के साथ जुड़ता है और इस प्रकार वे नई समझ और कौशल को विकसित करने में सक्षम हो पाते हैं। तो यहाँ पर दोनों विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। सुसंगत कहने का मतलब कि एसोसिएटेड होता है, गणित का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, और इस वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि गणित देख सकते हैं कि कैसे एक गणित विचार एक दूसरे से जुड़ता है और इस प्रकार नई समझ और कौशल को विकसित करने में सक्षम होते हैं। तो ये दोनों विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और दोनों सही होगा, और जो आर है यानी कि जो कारण है वो सही व्याख्या करता है एक ही। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ये विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक कक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है? रचनात्मक कक्षा कहने का मतलब कि जिसमें बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर रहे हैं, यानी कि बच्चे खुद एक्टिव होंगे चीज़ों को समझने के लिए अन्वेषण कर करके, ठीक है, जिसमें ये लक्षण होगा वही विकल्प हमारा सही होगा। पहले विकल्प से बात करेंगे, दिया जा रहा है कि छात्र हल किए हुए उदाहरणों के आधार पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो इसमें बच्चा कुछ भी अपनी तरफ से रचनात्मक चीज़ें नहीं कर रहा है, क्योंकि जो उदाहरण दिए गए हैं उसी के आधार पर पाठ्य पुस्तक में वो प्रश्नों को हल कर रहा है, यानी कि अपना कोई भी मौलिक विचार नहीं लगा रहा है। जो जैसे कि कोई गणित का प्रश्न सॉल्व किया गया होगा और उसी के आधार पर वो आगे के प्रश्नों को सॉल्व कर रहा है, अपना कोई भी मौलिक विचार नहीं लगा रहा है, कोई भी अपना दिमाग नहीं लगा रहा है। तो ये रचनात्मक कक्षा नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षक छात्रों को एक गतिविधि यानी क्रियाकलाप करने का निर्देश दे रहे हैं और छात्र शिक्षक द्वारा समझाई गई गतिविधियों को दोहरा रहे हैं। यहाँ पर देखिए रचनात्मक कक्षा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि पहले एक बार कर करके टीचर ने बच्चों को बता दिया है और बस उसी निर्देश के आधार पर वो चीज़ों को दोहरा रहे हैं। तो इसमें कोई भी नया विचार बच्चों के मन में जन्म नहीं ले रहा है, क्योंकि जो चीज़ें टीचर ने बताया है उसी को सिर्फ वो रिपीट कर रहे हैं। तो ये रचनात्मक कक्षा नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा।
चौथा विकल्प देखिए, छात्र श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर हल किए हुए प्रश्नों को अपनी कॉपी में देख करके उतारने में व्यस्त हैं। तो ये तो बिल्कुल नकल करने की बात हो गई ना, कि जो चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिखी गई है हूबहू हम अपने कॉपी पर छाप रहे हैं, तो इसमें कोई भी रचनात्मक चीज़ नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं उनके गुणों जैसे रंग, आकृति, भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं उसके अनुसार बच्चा खुद विश्लेषण करके छात्रों को मतलब कि जो आकृतियां हैं उसको बांट रहा होगा, और इससे उसके अंदर रचनात्मक समझ विकसित हो रही होगी, क्योंकि अपने ज्ञान की रचना वो स्वयं कर रहा है, खुद पार्टिसिपेट करके, एक्टिव पार्टिसिपेशन है। इस वजह से यही इसका बिल्कुल पॉजिटिव जवाब है और यही इसका सही उत्तर होगा। विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कक्षा की पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण लक्षण हैं? पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है संकल्पनाओं को बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 बच्चों के परिवेश से जोड़ करके शिक्षा देने की बात करता है। जब भी हम दैनिक जीवन से के अनुभव से बच्चे को जोड़ रहे हैं, यानी उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ करके आगे की शिक्षा दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है। बच्चे इसमें सहज महसूस करते हैं, ठीक है, इस वजह से ये उत्तर होगा। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है संकल्पनाओं को केवल गणित, भाषा और चिन्हों के प्रयोग द्वारा समझाना चाहिए। केवल वर्ड आपको दिख गया, अब आपको आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, यह विकल्प निगेटिव होगा, उत्तर नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखिए, औपचारिक कलन विधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पर बल देना चाहिए। यह भी विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? औपचारिक कलन विधि कहने का मतलब कि औपचारिक तरीके से आप विद्यालय में सीखते हैं, तो जो चीज़ें आपको विद्यालय में सिखाई जा रही है सिर्फ उसी पर बल देने की बात की जा रही है। आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों ये कहता है कि बालक का जो विद्यालय है उसको उसके परिवेश से जोड़ करके देखना चाहिए, यानी कि परिवेश को भी महत्वपूर्ण स्थान देने की बात की जा रही है। और परिवेश में जो कुछ भी बच्चा देखता है मूर्त अवस्था में, वो अनौपचारिक तरीके से सीखता है। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चे सिर्फ औपचारिक तरीके से सीखेंगे। बच्चा जब अपने माता पिता के साथ कभी दुकान पर गया होगा या फिर जब भी कभी टॉफ़ी खरीदने गया होगा, तो वहाँ पर भी वो गणित की संख्याएं सीख रहा है। जैसे कि बच्चे ने पूछा कि ये टॉफ़ी कितनी की है, वो बोला उसने कि 1 रुपये का। अब बच्चा बोलेगा कि मुझे 5 टॉफ़ी दे दीजिए, तो अब बच्चा मन में ही कैलकुलेट कर रहा है कि 1 रुपये की 1 टॉफ़ी है, मैंने 5 टॉफ़ी खरीदी है, 10 रुपये का नोट दिया है, अब मुझे 10 रुपये में से 5 रुपये घटा करके 5 रुपये वापस मिलेंगे। तो ये अनौपचारिक तरीके से वो गणितीय संक्रियाओं को अपने अंदर विकसित कर पा रहा है। लेकिन प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि केवल औपचारिक, यानी कि जो विद्यालय में बच्चा सीख रहा है कलन विधि, उसी के माध्यम पर बल देना चाहिए। तो ये निगेटिव हो गया, क्योंकि बच्चे को आप केवल विद्यालय तक सीमित रखने की बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे चौथे विकल्प की, दिया गया है जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। कैसे संकल्पना को मूर्त उदाहरण कैसे कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए बच्चे को आप जोड़ सिखा रहे हैं, एडिशन सिखा रहे हैं, तो बच्चे इस पूरे कॉन्सेप्ट को अमूर्त चीज़ें चल रही होती है तो वो समझ नहीं पाता है। तो आप ग्रुप में एक गतिविधि करा सकते हैं, बच्चों को 2-2 के ग्रुप में बांट दीजिए, और बच्चे को अगर 2 + 2 = 4 सिखाना है, तो एक ग्रुप 2 बच्चों का यहाँ पर है और एक ग्रुप 2 बच्चों का यहाँ पर है। अब इन दोनों बच्चों को बोलिए कि आप यहाँ से उठ करके इस वाले ग्रुप में जाकर के शामिल हो जाइए, तो अब ये वाले बच्चे खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर पहले जो 2 बच्चे थे ये वाला ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा और ये 2 बच्चे और हो जाएंगे। अब कक्षा में सभी बच्चों को बोलिए कि इसमें कुल कितने बच्चे हैं इस ग्रुप में, तो बताएंगे कि 4 बच्चे हैं। तो ये कैसे हुआ? यहाँ पर एडिशन ही तो किया गया दोनों का, और ये चूंकि मूर्त उदाहरण है, बच्चे खुद स्वयं देख पा रहे होंगे बच्चों की संख्या गिन करके कि किस प्रकार से एडिशन काम करता है। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है और ये भी जवाब होगा, यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए ए और डी वाला केवल सही है। अब चलिए हम लोग ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ए और डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का भाग नहीं है? यानी कि जो निगेटिव होगा वही हमारा उत्तर होगा। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है टेसिलेशन। टेसिलेशन बिल्कुल होता है। टेसिलेशन का मतलब क्या होगा? जैसे कि आप विभिन्न आकृतियों के टाइल देख रहे होंगे, टाइल्स जो होती है वो मान लीजिए कुछ इस आकृति के, तो इसी प्रकार से शेप इस प्रकार से जुड़ते जाएंगे, टाइल्स जुड़ते जाती हैं, ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा? ऐसे कुछ हो जाएगा। इसी को हम लोग टेसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी एक निश्चित पैटर्न बार बार रिपीट होता है, इसे टेसिलेशन बोला जाता है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि टाइलों की मदद से बच्चों को इमेजेज की संकल्पना समझाई जा सकती है। ये प्राथमिक स्तर के पाठ्यचर्या में है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा।
दूसरा देखिए भिन्न भिन्न प्राथमिक स्तर में बच्चों को बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को 1/2 का कॉन्सेप्ट बताना है, तो एक आयताकार पट्टी आप लेंगे और बीच में से मोड़ देंगे, और अब आप पूछेंगे कि ये वाला पार्ट कितना है टोटल का, तो बच्चा बताएगा कि ये रंगा हुआ भाग 1 है और टोटल भागों की संख्या 2 है, तो 2 नीचे हो जाएगा। तो ये भिन्न का कॉन्सेप्ट बच्चे को प्राथमिक में बताया जाता है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए नियमित द्विमीय आकृतियां। अब देखिए प्राइमरी स्तर का बच्चा यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की बात हो रही है, तो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे में आयत भी बताया जाता है, वर्ग भी बताया जाता है, इसी प्रकार से त्रिभुज भी बताया जाता है। तो ये सब क्या है, ये 2D फिगर्स हैं, 2D एक तरीके से आकृतियां हैं, और इस वजह से ये हमारा पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा रैखिक समीकरण। तो प्राथमिक स्तर के पाठ्यचर्या में रैखिक समीकरण जो है वो शामिल नहीं है, चूंकि निगेटिव सेंस में, इस वजह से यही हमारा उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। फिर से आपसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है कि गणित संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए, यानी कि एक स्टेप के बाद अगला स्टेप आना चाहिए, इस टाइप से बोला जा रहा है। तो ये तो पॉजिटिव सेंस में है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव वाला हमारा उत्तर पूछा गया है। ठीक है, तीसरे विकल्प की बात करें, गणितीय संकल्पनाएं प्रकृति में अमूर्त हैं। ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर डेरिवेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अमूर्त होती हैं। देखिए इसको मूर्त तरीके से हम लोग प्रेजेंट जरूर करते हैं, जैसे कि जोड़ हो गया, घटाना हो गया, इसको आप पत्थर दिखा करके या फिर बच्चों का ग्रुप बना करके मूर्त तरीके से दिखा सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रकृति होता है वो अमूर्त ही होता है। आप चीज़ों को मूर्त अवस्था में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो मूर्त होता नहीं है, सिर्फ आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मूर्त अवस्था में। ठीक है, तो इस वजह से ये कहना कि गणितीय संकल्पनाएं प्रकृति में अमूर्त है, ये बिल्कुल पॉजिटिव है, ये ऐसा ही होता है। इस वजह से हमारा ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में और प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया था। चौथा विकल्प देखिए, गणित का अपना चिन्हों और शब्दों और भाषा का समुच्चय। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए गणित की अपनी एक भाषा है और इसमें विशेष चिन्ह होते हैं, जैसे कि जोड़ का अलग चिन्ह है, घटाने का अलग चिन्ह है, गुणा का अलग चिन्ह है, भाग का अलग चिन्ह है, ये गणित के ही तो चिन्ह है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्या कहा जा रहा है कि गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित होता है। आगमनिक विवेचन यानी कि विवेचन को अंग्रेजी में रीजनिंग बोलेंगे, और आगमनात्मक को आप लोग जानते हैं आगमनात्मक विधि, जिसके माध्यम से सबसे पहले बच्चे को उदाहरण बताया जाता है, तब नियम बताया जाता है। तो ये गणित के संदर्भ में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे को जब भी आप कोई प्रमेय बता रहे हैं तो प्रमेय क्या हो गया, नियम हो गया। तो ऐसा नहीं है कि पहले आप प्रमेय का एप्लीकेशन यानी प्रमेय का उदाहरण बच्चों को बता दे रहे हैं, तब प्रमेय थोड़ी बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक प्रमेय है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो इस पर आधारित प्रश्नों को आप पहले थोड़ी सॉल्व कराएंगे, पहले बच्चे को नियम बताएंगे कि ये प्रमेय कहता है कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होगा। तो पहले आपने प्रमेय बता दिया, ठीक है, यानी कि पहले आपने नियम बता दिया, और नियम के बाद उस पर आधारित उदाहरणों को बच्चों को सॉल्व करा रहे होते हैं, यानी पहले नियम फिर उदाहरण। और विकल्प क्या कह रहा है कि पहले उदाहरण फिर नियम। तो ये निगेटिव था और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जब 6050 को अंकों में लिखने के लिए कहा गया, एक छात्र ने 650 लिख दिया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए संदर्भ में अति उपयुक्त कथन होगा। तो देखिए 6050 लिखना था, यानी इस प्रकार से उसको लिखना था, लेकिन उसने लिख दिया 650। आखिर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसको स्थानीय मान का ज्ञान नहीं था। अगर स्थानीय मान का ज्ञान होता तो वो क्लियर होता कि 6000 की बात की जा रही हो तो 6000 के आगे 3 जीरो होगा। ये कैसे क्लियर होता है? ये स्थानीय मान से, क्योंकि 6 में जब 1000 से गुणा करेंगे तो 6000 वो क्लियर समझ पाता कि 6 के आगे 3 जीरो होगा। वो स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट है। इस वजह से बच्चे को स्थानीय मान क्लियर नहीं था, इस वजह से उसने गलती लिख दिया। अब इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है छात्रों को 10 समान प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए दिए जाने चाहिए। अब बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए जब बार बार आप प्रश्न एक ही टाइप के प्रश्न देंगे तो जाहिर सी बात है वो उसमें भी गलती करेगा। तो इसमें बच्चे में कुछ सुधार कहाँ हुआ? ये तो निगेटिव हो गया ना, हमारा उत्तर नहीं होगा। बात करेंगे तीसरे विकल्प की, शिक्षक को सही उत्तर देना चाहिए और अगले प्रश्न पर बढ़ जाना चाहिए। देखिए अगर आप केवल सही उत्तर बता देंगे लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे तो बच्चा भविष्य में भी इस प्रकार की गलती दोहराएगा। क्यों दोहराएगा? क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था और आपने बिना कॉन्सेप्ट बताए सिर्फ सही उत्तर बता दिया। तो यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, यह अनजाने में की गई गलती है और अतः शिक्षक ऐसी गलतियों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह भी विकल्प निगेटिव है। अनजाने में थोड़ी गलती है, एक लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट होता है स्थानीय मान का, और जब तक बच्चे स्थानीय मान के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक कभी भी वो
संख्याओं को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। केवल यही मामला नहीं है, कोई भी संख्या आप बोलेंगे तो बच्चा अगर स्थानीय मान के बारे में नहीं जान रहा है तो वो गलती करेगा ही करेगा। तो ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बेस 10 एवं स्थानीय मान की संकल्पना को मूर्त सामग्रियों के उपयोग द्वारा सुदृढ़ करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल हमने क्लियर समझ लिया है कि स्थानीय मान की वजह से ये गलती हो रही थी। तो जाहिर सी बात है ये कॉन्सेप्ट बच्चे को फिर से पढ़ाना होगा और मूर्त सामग्री का उपयोग करके पढ़ाएंगे ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में समस्या समाधान की क्षमताओं में वृद्धि करेगा। समस्या समाधान बच्चे कब कर पाते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग जब होगा, मानसिक उद्वेलन होगा, तभी समस्या समाधान हो सकता है। इसके लिए जरूरी ये है कि बच्चे अपने मौलिक विचारों का प्रयोग करें। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर आपको उत्तर देना है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि औपचारिक कलन विधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पर बल देना चाहिए। औपचारिक कलन विधि मतलब कि कक्षा में जो आपको औपचारिक तरीके से गणित के सूत्र बताए जा रहे हैं सिर्फ उसी तक सीमित रखने की बात कर रहा है, इस वजह से ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, मेंटल मैथ की कार्य पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों को हल करना। तो केवल पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करने मात्र से समस्या समाधान नहीं आएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न आ गया जो कि आपकी पुस्तक में नहीं दिया था तो आपने तो उसका प्रैक्टिस किया नहीं, तो फिर उस समस्या को आप हल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये थोड़ा संकुचित था, उत्तर नहीं होगा। पहले विकल्प की बात करें, पाठ्य पुस्तक में हल किए गए उदाहरणों पर आधारित प्रश्नों को हल करना। अब उदाहरणों को देख करके आप नए प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें जो कलन विधि है, जो एल्गोरिदम है, उसी को आप रिपीट केवल कर रहे हैं, आप नया कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। इस वजह से यह भी संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, चित्रों, चिन्हों, रेखा चित्रों द्वारा गणितीय परिस्थितियों प्रश्नों को निरूपित करके प्रश्नों को हल करना। अब देखिए यहां पर जो कंडीशंस हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसको आप किसी दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए उसमें ढाल रहे हैं और अपने अनुसार सभी चीज़ों को अरेंज कर पा रहे हैं। यानी कि मानसिक उद्वेलन आपके अंदर हो रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा है, और ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होता है वो समस्या समाधान को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाओं को डीन्स ब्लॉक का उपयोग करके पढ़ाया जा सकता है। डीन्स ब्लॉक क्या होता है? तो छोटे छोटे ये ब्लॉक्स होते हैं वर्गाकार, जिसको एक के ऊपर एक रख करके हम लोग चीज़ों को अरेंज करते हैं गणितीय संकल्पनाओं को समझाने के क्रम में। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या बताया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, बच्चे को 2 + 2 बताना है, तो ये एक ब्लॉक ये अलग से होगा और एक इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद से इनका जोड़ बच्चों को बताने के लिए ये जो 2 ब्लॉक हैं इसको उठा करके इसके ऊपर रख दिया जाएगा। यानी कि 2 ब्लॉक पहले से थे और अब इसके ऊपर 2 ब्लॉक और आ जाएंगे। कौन वाले? ये वाले। अब बच्चे को ब्लॉक गिनने के लिए बोला जाएगा कि 1 2 3 4, टोटल 4 ब्लॉक हो गए। तो बच्चा बताया जा सकता है कि 2 + 2 मतलब कि 4 होगा। यानी कि योग तो बच्चे को बताया जा सकता है। देखिए बच्चों को 15 अगर अंक के बारे में बताना है तो 15 में क्या है? 1 दहाई है और 5 इकाई है। तो 1 दहाई में कितने होंगे? टोटल 10 ब्लॉक होंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ब्लॉक को 1 दहाई बोला जाएगा। और साथ ही साथ 5 इकाई की बात की गई है। 5 इकाई में कितने ब्लॉक होंगे? 5 ब्लॉक होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे को 15 के बारे में बताया जा सकता है कि देखिए इसमें 1 दहाई है तो यानी 10 ब्लॉक और 5 इकाई है यानी कि 5 ब्लॉक, दोनों को जोड़ करके 15 के कॉन्सेप्ट को बताया जा सकता है। तो ये क्या है? ये स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट है, यानी स्थानीय मान भी डीन्स ब्लॉक की मदद से बताया जा सकता है। इसी प्रकार से देखिए अगर बात करें बच्चे को 3 में से 2 घटाना बताना रहे तो सबसे पहले यहाँ पर 3 ब्लॉक बच्चे को बताया जाएगा और उसमें से 1 ब्लॉक को ऊपर से 2 ब्लॉक को ऊपर से हटा दिया जाएगा, क्योंकि 2 घटाना था तो 2 ब्लॉक को हटा दिया जाएगा। तो अब केवल ये वाला ब्लॉक केवल बच जाएगा नीचे। तो अब बच्चे को बताया जा सकता है कि देखिए पहले 3 था और 2 हमने घटा दिया, 2 हटा दिया तो 1 ही केवल बचा। तो इसको व्यकलन यानी कि घटाना भी इसके माध्यम से सिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था डीन्स ब्लॉक का उपयोग करके क्या क्या पढ़ाया जा सकता है। तो योग, स्थानीय मान और व्यकलन पढ़ाया जा सकता है। विकल्प नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राजलक्ष्मी कंचों का खेल खेल रही है। वह खेल में 6 कंचे हार जाती है और अब उसके पास 8 कंचे बचे हुए हैं। उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? उपयुक्त परिस्थिति के संदर्भ में ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। तो अभी उसके पास कितने कंचे? 8 कंचे। और कितने कंचे वो हार गई है? तो 6 कंचे हार गई है। तो 8 अभी बचे हैं और 6 कंचे वो हार गई है। तो टोटल कंचे कितने हो गए? उसके पास टोटल 14 कंचे थे। तो ये 14 कंचे कैसे आया? आपने जोड़ करके निकाला। यानी कि ये योग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है। संदर्भात्मक मतलब कि उससे रिफरेंस लेने वाला, योग का रिफरेंस लेने वाला ये प्रश्न है। ऑप्शन नंबर
एक इसका पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर विचार कर लेते हैं। दिया गया है व्यकलन पर, व्यकलन मतलब कि घटाना होता है, तो क्या आप इसमें घटाना वाला प्रोसेस यूज कर रहे हैं? नहीं, तो ये उत्तर नहीं होगा। भाग भी यूज नहीं कर रहे हैं तो ये भी उत्तर नहीं होगा। संदर्भात्मक प्रश्न नहीं है, ये तो बिल्कुल ही निगेटिव हो गया कि रेफरेंस वाला प्रश्न नहीं है, इस वजह से ये उत्तर होगा ही नहीं। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था गणितीय पहेलियों का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है। पहला दिया गया ड्रिल एवं अभ्यास। ड्रिल एवं अभ्यास का मतलब ये होता है कि आप मशीन की तरह बार बार रटे जा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उस सेंस में है। तो ड्रिल एवं अभ्यास हमेशा निगेटिव सेंस में ही माना जाता है। दूसरा देखिए गणित में रुचि। जाहिर सी बात है जब बच्चे गणितीय पहेली के बारे में देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो उसमें गणित के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए समस्या समाधान कौशल। जाहिर सी बात है जब गणितीय पहेलियों को बच्चा पजल को आप लोग सॉल्व करते हैं तो समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्किल आपके अंदर डेवलप होता है, तो ये भी पॉजिटिव था, हमारा उत्तर होगा। अब चौथे विकल्प की बात करें, कलन विधि पर बल देना। कलन विधि मतलब कि एल्गोरिदम की बात की जा रही है। तो एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप्स होते हैं। तो ये आपको पॉजिटिव लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। देखिए अगर आप विकल्पों पर ध्यान देंगे तो केवल 2 ही विकल्प सभी विकल्पों में दिए गए हैं और दूसरे वाले विकल्प में केवल 1 विकल्प दिया गया है। तो अभी तक हमारे 2 विकल्प तो पहले ही सही हो चुके हैं, बी और सी वाला। यानी अब हमारी मजबूरी बन गई कि अब हम डी वाले विकल्प को सही नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि चारों विकल्पों में केवल 2 ही विकल्प दिए गए हैं, मतलब 2 ही ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अब हमारा ये हो गया बी और सी केवल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बी और सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम हैं, ये यादृच्छिक क्रम में दिए गए हैं। तो इसका सही क्रम आपसे पूछा जा रहा है, सही क्रम वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं, तो पहले प्रश्नों को पढ़ा जाता है तो ये पहले नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद से प्रश्न को पढ़ करके हम लोग समझते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तो ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग जो प्रश्न आया रहता है उसको हम लोग चिन्हों में रूपांतरित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे प्रश्न दिया गया है कि एक गाड़ी जिसका चाल जो दिया गया है, स्पीड जो दिया गया है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो यहाँ पर इसको चिन्ह में व्यक्त करते हैं कि स्पीड इसकी क्या दी गई है। उसके बाद समय कितना दिया गया है तो इसको टी से रिप्रेजेंट करते, तो ये क्या है? ये चिन्ह ही तो है। तो इसके बाद से प्रश्न को पढ़ करके समझने के बाद से हम लोग उसको चिन्हों में रूपांतरित करते हैं, यानी कि ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं कि गणितीय कार्य विधियों को निष्पादित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी स्टेप्स होते हैं उस स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं, तो यानी ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। और अंतिम नंबर पे क्या आएगा? उत्तर को प्रतिपादित करना, यानी लास्ट में हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ये 5वें नंबर पर हो जाएगा। यानी कि हमारा क्रम क्या बना? हमारा क्रम बना CABED। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 CABED इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अंत मुक्त, जिसे मुक्त सिरे वाला प्रश्न कहा जाता है, का उदाहरण है। तो देखिए 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक होता है मुक्त सिरे वाला प्रश्न जिसे खुले सिरे वाला प्रश्न भी बोलते हैं, और दूसरा बंद सिरे वाला प्रश्न। तो मुक्त सिरे वाला प्रश्न उस प्रश्न को बोलते हैं जिसका उत्तर सभी विद्यार्थी अलग अलग निकाल सकते हैं, और बंद सिरे वाला प्रश्न उस प्रश्न को बोला जाता है जिसका कोई भी अभ्यर्थी, किसी भी देश में बैठा हुआ अभ्यर्थी उसका एक ही उत्तर निकाल सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप कहीं पे भी बैठे हुए, भारत के किसी भी कोने में बैठे हुए अभ्यर्थी हैं, सबका उत्तर कॉमन ही होगा, सबका उत्तर सेम होगा। तो ये बंद सिरे वाला प्रश्न है, क्योंकि आपको कुछ भी सोचना नहीं है, आप चीज़ों को रटे हुए हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और उसी के हिसाब से आपको उत्तर देना है। लेकिन अगर मैं यहीं आपसे बोलूं कि भारत में जो प्रदूषण है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है या फिर कैसे कम किया जा सकता है, तो सबका जवाब अलग अलग होगा, सबका जवाब अलग अलग होगा। तो ये खुले सिरे वाला प्रश्न है, यानी कि जिस भी प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों का अलग अलग आएगा वो खुले सिरे वाला प्रश्न है, और जिसका उत्तर सभी बच्चों का एक आएगा, कॉमन आएगा, वो बंद सिरे वाला प्रश्न है। ठीक है, तो हमसे प्रश्न में खुले सिरे वाला यानी मुक्त सिरे वाला प्रश्न पूछा गया है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया जा रहा है कि 136 और 142 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को सूचीबद्ध कीजिए। तो 136 और 142 के बीच में 5 जो पूर्ण संख्या होंगी वो 37, 38, 39, 40 और 41। 137, 138, 139, 140 और 141 यही तो होगी। इसके अलावा कोई दूसरा कोई बंदा थोड़ी उत्तर बता सकता है। 5 पूर्ण संख्या यही केवल 5 होंगी, यानी सबका उत्तर कॉमन होगा, यानी ये बंद सिरे वाला प्रश्न है। दूसरा देखिए, 2 संख्याओं का योग 35 है। यदि पहली संख्या 16 दी गई है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो जाहिर सी बात है इसमें से घटा देंगे तो हमारा उत्तर क्या जाएगा? हमारा उत्तर आएगा 19 आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक बच्चे का उत्तर कॉमन आएगा।
यानी ये भी बंद सिरे वाला प्रश्न हो गया। तीसरा देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात आपको दिया गया है और आयत का परिमाप आपको दिया गया है, तो इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें भी सभी अभ्यर्थियों का उत्तर जो है वो कॉमन आएगा, एक आएगा, इसलिए बंद सिरे वाला प्रश्न हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 4 संख्याओं को सूचीबद्ध कीजिए जो 7 दहाइयों और 8 इकाइयों द्वारा निर्मित से बड़ी है। अब देखिए 7 दहाई का मतलब क्या हो गया 70 और 8 इकाई का मतलब क्या हो गया 8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 78। यानी कि हमसे ये बोला जा रहा है कि 4 संख्या आपको बताना है जो कि 78 से बड़ी है, तो 78 से बड़ी अनंत संख्याएं हैं, यानी प्रत्येक बच्चा अलग अलग उत्तर निकाल सकता है। ये खुले सिरे वाला प्रश्न है, यानी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है, और यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था। विकल्प नंबर 4 सही जवाब होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, योगात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन, दो प्रकार के आकलन होते हैं। रचनात्मक आकलन सतत मूल्यांकन की ओर इशारा करता है, यानी कि बच्चे का जब अधिगम कक्षा में हो रहा है तो अधिगम के दौरान उसको क्या कठिनाई आ रही है, एक चैप्टर पढ़ाने के बाद या फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद उसकी कठिनाइयों के बारे में जानने के लिए बच्चे का जो परीक्षण होता है उसे योगात्मक परीक्षण, माफ करिएगा, रचनात्मक परीक्षण या फिर रचनात्मक मूल्यांकन बोला जाता है। और जब सत्र समाप्त हो जाता है, सत्र के अंत में या फिर वर्ष के अंत में जो फाइनल परीक्षा होती है उसे हम लोग योगात्मक आकलन बोला जाता है। ठीक है, तो प्रश्न में आपसे योगात्मक आकलन के बारे में ही पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 सत्र अंत परीक्षा, ये योगात्मक आकलन का उदाहरण है। विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब 45 को 5 से गुणा करने के लिए कहा गया तो एक छात्र ने 45 को 5 बार जमा कर दिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ के संबंध में अति उपयुक्त है। ध्यान से समझिएगा, बच्चे से पूछा गया कि 45 में जब हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा। तो बच्चे ने क्या किया कि 45 को 5 बार इसने इसी प्रकार से जोड़ दिया, तो दोनों का उत्तर सेम आएगा। लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्रकार के गतिविधि करने के दौरान कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए सही सूटेबल होगा, इसके बारे में आपको बताना है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है गुणन के लिए औपचारिक कलन विधि के उपयोग को अनौपचारिक रणनीतियों के उपयोग से अधिक बल देना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, देखिए कहा जा रहा है कि औपचारिक चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए और अनौपचारिक चीज़ों को कम बढ़ावा देना चाहिए। देखिए गणितीय संकल्पनाएं जो होती हैं वो अनौपचारिक माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। अब बच्चे को आप बिल्कुल प्रेशर डालेंगे कि नहीं तुमको गुणा ही करना है या फिर इसी विधि से करना है, तो बच्चे अपने मौलिक विचारों का उपयोग नहीं करेंगे, और बच्चे जब तक अपने मौलिक विचारों का उपयोग नहीं करेंगे तब तक उनमें सृजनात्मकता नहीं आएगी। तो आप बच्चों को केवल सीमित कर रहे हैं औपचारिक कलन विधि का प्रयोग करने, यानी कि जो कक्षा में सिखाया गया है सिर्फ कक्षा तक ही आप सीमित करने की बात कर रहे हैं, जबकि एनसीएफ 2005 विद्यालय को बाहर के परिवेश से जोड़ने की बात करता है। यानी कि अनौपचारिक को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना औपचारिक कलन विधि को मिल रहा है। तो यह विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरे विकल्प की बात करें, छात्रा द्वारा अपनाई गई उपयोग की गई रणनीति लिखित परीक्षा में उपयोग नहीं की जा सकती है। अब यह कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा में उपयोग नहीं की जा सकती, इसलिए बच्चे को रोकिए कि वह इस प्रकार की विधि का उपयोग ना करे। देखिए लिखित परीक्षा सिर्फ आपका कितना आपने सीखा है इसका आकलन मात्र करने के लिए होता है। यहाँ पर मेन एम परीक्षा नहीं है, मेन एम ये है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाया जाए। बच्चा अब अगर नए तरीके से कॉन्सेप्ट सीख रहा है तो ये उसके लिए सृजनात्मकता बहुत अच्छी चीज़ है, वो नए नए तरीके से चीज़ों को सीख पा रहा है। तो इसको लिखित परीक्षा में उपयोग नहीं किया जा सकता, इस वजह से उसको रोक देना ये संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहले विकल्प की बात करें, छात्रा के पास गुणन की संकल्पना का समझ नहीं है, यह विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, अगर गुणा करने की कॉन्सेप्ट बच्चे को नहीं पता होता तो वो 5 बार जोड़ता भी नहीं। वो जान रहा है कि गुणा जो है वो जोड़ से ही निकला हुआ है, जोड़ जितनी बार हम लोग जोड़ेंगे उतनी बार उसका गुणा हो रहा होगा। ये जब तक बच्चे गुणा के कॉन्सेप्ट को नहीं समझे रहेंगे तब तक इस प्रकार की गतिविधि करेंगे ही नहीं करेंगे। तो ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, छात्रा द्वारा उपयोग की गई रणनीति उसकी रचनात्मकता मतलब कि क्रिएटिविटी को दर्शाता है, क्योंकि वह योग के ज्ञान को गुणन में विस्तारित करने में सक्षम है। यानी कि एक कॉन्सेप्ट जो बच्चे ने सीख लिया है उसका दूसरे कॉन्सेप्ट में उपयोग बच्चा कर पा रहा है, यही तो क्रिएटिविटी है, और इसके लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसे हतोत्साहित करना चाहिए। तो यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा सही जवाब होगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के गणित शिक्षण पर आधार पत्र के अनुसार आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन के अर्थ की व्याख्या करता है। यानी कि एनसीएफ 2005 ये कहता है, इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था एनसीएफ 2005 में, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो गणित में मूल्यांकन की विधियां हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बच्चों को मशीन बना रही है, रटने पर जोर दे रही हैं।
अब इसके लिए कौन सा व्याख्या सही करता है स्टेटमेंट, ये आपसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है प्राथमिक स्तर पर गणित में अभिकलनीय कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, अतः उच्चतर कक्षाओं में इस पर बल दिया जाना चाहिए। तो ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है, क्योंकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि बच्चों को मशीन बनाया जा रहा है, ये थोड़ी कहा जा रहा है कि प्राइमरी में जरूरत ही नहीं है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा जवाब नहीं होगा। ठीक है, बात करेंगे विकल्प नंबर 3 की। देखिए विकल्प नंबर 3 क्या कहा जा रहा है कि अभिकलनीय कौशल गणित शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है, अतः गतिविधियों द्वारा मूर्त सामग्रियों का उपयोग करते हुए अभिकलन पढ़ाया जाना चाहिए। तो कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, मूर्त अथवा अमूर्त, इस बात पर जोर नहीं दिया गया है। वहां पर आकलन की बात की जा रही है कि बच्चों का जो परीक्षण हो रहा है गणित में, वो एक तरीके से मशीन के तौर पर किया जा रहा है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ नहीं था, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, बात करें विकल्प नंबर 2 की। कहा जा रहा है कि केवल रचनात्मक आकलन विधियां ही गणित में आकलन का भाग होनी चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि यहां पर आकलन की अपरिष्कृत विधियों के बारे में बात किया गया था, जो कि यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। तो ये जो रचनात्मक मूल्यांकन है, ये बच्चे की जब कॉन्सेप्ट सीख रहा होगा उसके दौरान ही मूल्यांकन है। तो ये तो पॉजिटिव सेंस में हो गया ना, और प्रश्न आपसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इस वजह से ये आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए गणित में आकलन की प्रकृति ने गणित को केवल समस्या के समाधान हेतु कार्य विधि और अभिकलनीय कौशल को विष्ट करने के रूप में प्रस्तुत किया। यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और हमारा उत्तर होगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दिया गया था इसका सही तरीके से व्याख्या करता है। क्योंकि आज हम लोग गणित बस इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर पाएं और परीक्षा में अच्छा नंबर पा पाएं। तो यही तो विकल्प ऑप्शन 1 भी कह रहा है कि मनुष्य को केवल यांत्रिक तरीके से गणितीय गणनाओं के बारे में सिखाया जा रहा है, यानी कि सूत्र रट लो और उसका उत्तर जाकर के परीक्षा में लिख दो, या फिर सूत्रों पर आधारित प्रश्नों का हल कर दो। बच्चे में गणितीय संकल्पनाएं विकसित नहीं हो पा रही हैं प्राइमरी स्तर पर। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि निपुण योजनाएं अभी केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत बच्चे को भाषा और गणित की जो बेसिक नॉलेज है वो उसमें डेवलप किया जा सके, जो प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही व्याख्या करता है और यही इसका सही जवाब होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर के साथ साथ सीटेट 2022 के लिए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।